हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड्स, साइंस मॉक टेस्ट का ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। साथ ही में 2018 में जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए मैथ वाले का प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। साथ ही में आपको अभी एनटीपीसी का लेवल 6 से लेवल 2 का एग्जाम हुआ है, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। आज के आपके लेक्चर में यहाँ पे 11 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ था आपका ग्रुप डी का, लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी। इसके अंदर पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती जो होता है इसको कहा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई एक्स है, ये है अगर 1/y, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर हम वाई का मान बढ़ाएंगे तो एक्स का मान क्या होगा, घटेगा। इसको कहा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम एक क्वांटिटी में कोई चेंज कर रहे हैं तो ठीक वही चेंज हमारे दूसरे क्वांटिटी में हो। जैसे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़े, घटा रहे हैं तो दूसरी भी घटे। इसमें क्या है, अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली क्या होगी, घटेगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर सबको पता होगा ओम्स लॉ क्या होता है। प्रतिरोध आपको दिया है, करंट दिया है, तो सबसे पहले ओम्स लॉ को हम फाइंड करेंगे। ये आप सबको पता है, V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर। आपसे पूछा क्या है, प्रभावित होने वाली धारा, तो धारा को आप क्या लिख सकते हो, V अपान आर। तो जो करंट है ये प्रोपोर्शनल किसके है, V के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r। मतलब प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और विभवांतर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पूछा है आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन 2 अगर आप देखोगे तो प्रतिरोध दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वोल्टेज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। वहीं बात करें विभवांतर, अगर इसका यूनिट पूछेगा तो ये क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम। आप सबको पता है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, मोहो, या तो सीमेंस भी इसको कहते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश आपका क्या होता है, इसका अभी आपको यूनिट पूछा था अभी पिछले आपके ग्रुप डी के पेपर में ही। तो इसका जो यूनिट होती है ये होती है आपकी कुलम। कुलम से इसको दिखाया जाता है। इधर 5 कुलम का आवेश है, 6 कुलम का आवेश है। वहीं बात करें अगर ताप की, ताप का क्या होता है आपका, डिग्री सेंटीग्रेड होता है या होता है केल्विन। और यहाँ पे अगर हम ताप और इससे एक बार रिलेशन कर लेते हैं, ताप और प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है। तो वहीं बात करें जितने भी आपके मेटल होते हैं, जो भी आपकी धातु होती हैं, धातु में क्या होता है, ये ताप के पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, जितने भी धातु होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका ताप का पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका मतलब क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब जितने भी आपकी धातुएं हैं, अगर आप उनका तापमान बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं बात करें आपका अर्ध धातु, जिसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका सेंस क्या होता है निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालक का तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। तो अर्धचालक और आपका जो मेटल होता है, धातु होते हैं, उनमें ये डिफरेंस है। धातुओं का ताप बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, वहीं बात करें अर्धचालक का तो ताप बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस घटता है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकंडक्टर का क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है या पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है केमिस्ट्री से, उस वस्तु का चयन करें जो निम्न समूह में से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड दिया है हीलियम और फोर्थ दिया है जेनॉन। अब इसमें देखना है आपको कौन सा डिफरेंट है। अगर आपको पता होगा आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है, 1 से लेके 18 इसमें क्या होते हैं समूह, 1 से लेके 7 इसमें क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो जितने भी आपके 18वें समूह में होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, अक्री गैस। अक्री गैस कौन कौन से होते हैं, इसका आपको नंबरिंग भी पूछता है। 5वें नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो इसको आप काफ़ी ध्यान से याद कर लीजिए। इसमें जैसे हीलियम हो गया, फिर हो गया आपका नियॉन, फिर हो गया आपका आर्गन, आर्गन के बाद होता है आपका आर्गन, फिर होता है आपका क्रेप्टॉन, क्रेप्टॉन के बाद होता है जिनॉन, जिनॉन के बाद होता है रेडॉन, रेडॉन के बाद होता है UUG, फिर होता है OG। तो आपका नंबरिंग भी यहाँ पे पूछता है। हीलियम पहले नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे नियॉन, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे क्रेप्टॉन, फिर 5वें नंबर पे जिनॉन, फिर छठे पे रेडॉन, फिर 7वें पे UUG, फिर 8वें पे OG। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नियॉन, हीलियम और जेनॉन
ये सब आपको किसमें मिलेंगे? 18वें समूह में। मतलब ये सब के सब क्या है? अक्रिय गैस। वहीं आप देखोगे जिंक, जिंक आपका क्या है? ये डी ब्लॉक का तत्व है। जैसे आपका जो ये होता है एस ब्लॉक हो गया, इधर हो गया डी ब्लॉक, ये होता है आपका पी ब्लॉक। तो यहाँ पे जिंक जो होता है वो आप एक धातु धातु में आता है जो डी ब्लॉक का तत्व है। और जिंक का अगर आपको पूछेगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। तो कम से कम आपको आयरन से जिंक तक का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे आयरन का कितना होता है? आयरन का स्टार्ट करिए। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर हो गया निकिल, निकिल के बाद होता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद होता है जिंक। तो ये आपका जो 26 से लेकर 30 तक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये 26 हो गया और जिंक का होता है 30, कॉपर का होता है 29 और निकिल का होता है 28 और कोबाल्ट का होता है 27। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक आपसे कई बार पूछा है। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। तो इनमें से जो सबसे डिफरेंट था वो कौन है? यहाँ पे हीलियम दिया हुआ था और जेनॉन। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? आपका जिंक। जिंक आपका क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बाकी सब क्या है? अक्रिय गैस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स से है। एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए आपको जी का मान दिया है, जी बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जी, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण। और भूमि से टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? आपको क्या निकालना है? इसकी गति। प्रारंभिक गति आपको दी नहीं है कि कार पहले कितनी गति से चल रही थी, तो प्रारंभिक गति कोई नहीं दिया है। मतलब कि हम प्रारंभिक गति को क्या मानते हैं? यू। आपको निकालना क्या है? लास्ट वेव। तो वी आपको फाइंड करना है। ए का मान आपको दे रखा है, ए ही क्या होता है आपका? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सबको पता होगा गति का नियम, वी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। वी आपको फाइंड करना है। वी, यू प्रारंभिक वेग उसका कितना था? कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरी है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग उसका वी आपको फाइंड करना है। कितने सेकंड में गिरी है? 0.8 सेकंड में ये यहाँ पे गिर गई है ऊपर से नीचे। और इसका प्रारंभिक वेग कितना था? ये है आपका 0। तो यहाँ पे रखो 0 प्लस ए का मान क्या है? जी। और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। समय आपका कितना लग रहा है? 0.8 सेकेंड। वी कितना हो जाएगा आपका? 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन फोर्थ जो है 8 मीटर पर सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है यहाँ पे 10 केजी। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। जो भी वस्तु होती है उसका द्रव्यमान फिक्स होता है। कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान फिक्स होता है और जो वेट होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से वेरी करेगा, गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से आपका वेरी करता है वेट। जैसे पृथ्वी पे आपका वेट है कुछ और, लेकिन आपका द्रव्यमान एक फिक्स होता है। वही आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 1/6। वेट 1/6 होता है, लेकिन आपका द्रव्यमान यहाँ भी m था और यहाँ भी m होगा। लेकिन आपका वेट यहाँ पे W1 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा? W2, जो कि जी के हिसाब से आपका वेरी करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान आपका दे रखा है 10 और जी का मान आपको कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 100। 100 आपका राइट हो जाएगा। केजी नहीं होगा, केजी आपका द्रव्यमान है। वाट हो नहीं सकता, पास्कल नहीं हो सकता, 100 न्यूटन हो गया। अब इसके बाद चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है? निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है? वैसे ग्रुप डी का हमें लगता है कि 10th लेवल ही होता है। 10th पे इतने ये सब हमें लगता है इंटरमीडिएट में ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका प्रोपीन हो गया, प्रोपीन में क्या होता है? C3H8। तो C इसके साथ एकक बंध बनाता है H इधर H और H। सब यहाँ पे क्या बना है? एक बंध बना है। आपको पूछा है त्रिबंध। त्रिबंध होने के लिए क्या चाहिए? प्रोपाइन। प्रोपाइन का फार्मूला होता है C3H4। तो यहाँ पे C कितने हैं? 1 2 3। H यहाँ पे कितने होते हैं? सिर्फ 4 ही होते हैं। तो 1 2 3, 3 बंद यही बना लेगा, बाकी H यहाँ बनाएगा, एक H यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है त्रिबंध आपको मिलता है किसमें? प्रोपाइन में। तो ये केमिस्ट्री का काफ़ी डीप से क्वेश्चन है। प्रोपाइन में आपका त्रिबंध मिलेगा, बाकी प्रोपीन में एक बंध मिलता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है?
जो भी एक वस्तु है आपके किसी डेस्क पे रखी हुई है, ठीक, तो इसका द्रव्यमान का जो मापन होता है वो आपका जड़त्व का ही मापन होता है। जो आपका द्रव्यमान है कितना हल्का है, कितना भारी है। अगर कोई भारी चीज़ है तो वो उसके अगर हिलाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई हल्की चीज़ है उसको हमें दूर ले जाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो द्रव्यमान होता है वो आपका जड़त्व ही होता है कि कोई वस्तु अपने स्थान से कितनी देर तक टिकी रहेगी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। बाकी त्वरण आपका गति से है, संवेग पी बराबर एम वी गति है आपका, सब मोमेंट से है। बाकी जड़त्व से क्या हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। तो सापेक्ष द्रव्यमान कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जो परमाणु है उनका द्रव्यमान संख्या को हमको ऐड करना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सा है, एक तो है कार्बन, दूसरा कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, परमाणु क्रमांक होता है 6, और कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो इसका दुगुना, 6 दूनी 12। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8, और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 16। तो हमें सापेक्ष द्रव्यमान के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, 12 + 16। ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो 12 और 16 कितना हो गया आपका, 12-16 जोड़ोगे तो 8 और 2 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आ गया आपका आधुनिक आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी से आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो हम इसका अलग से लेक्चर भी आपको लेके पूरा जितना पीरियडिक टेबल है वो हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपका डिमांड होगा तभी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैस है। तो आवर्त आपका कौन सा है, देखिए जो पीरियडिक टेबल होता है समूह उसमें कितने होते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रुप, 1 से लेके 18 तक। और बाकी आवर्त आपका मतलब कि इसको 1 से लेके 7 तक क्या होते हैं, आवर्त। ये जो पड़ी हुई लाइन होती है ये आवर्त कहलाती है। जो स्तंभ होते हैं, कॉलम जो होते हैं वो होते हैं आपके ग्रुप। तो यहाँ पे पहले से 18, तो ये पहला आपका आवर्त हो गया। पहले आवर्त में देखोगे तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हीलियम। बाकी सारे आवर्त देखोगे तो केवल गैस, मतलब उस आवर्त में केवल गैस आना चाहिए। अब जैसे सेकंड वाला ही देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, गैस इसमें भी मिलेंगे। जैसे अक्रिय गैस तो यहाँ पे आएगा ही ना, नियॉन। लेकिन केवल गैस तो है नहीं। केवल गैस वाला सिर्फ एक ही आवर्त है, वो कौन सा है, पहला आवर्त। इसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा। तो आवर्त नंबर 1 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अजीब टाइप का है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली। अब भाई पूछने को तुम कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये हैं आपके JVS हल्दाने, JVS हल्दाने। अगर आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, कोई और इसको पढ़ के जाएगा, उसका सही हो जाएगा। तो JVS हल्दाने आपके, इन्होंने ही आपकी भारतीय नागरिकता को ले लिया था। यहाँ पे डार्विन दिए हैं, यूरे दिए हैं, मिलर दिए हैं, ये सब नहीं लिए थे। JVS हल्दाने जी हैं, इन्हें अपना भारतीय नागरिक ले चुके हैं। इनमें से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है। तो रोपड़ फसल कौन सा नहीं है, चाय है आपका, कॉफ़ी है और काजू है, लेकिन बाजरा आपका रोपड़ फसल नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो ये जो पेपर जो सेट करते हैं, इनकी जो हिंदी की किताब होती है उसमें इसका कुछ अलग नाम दिया होगा, लेकिन ये इंग्लिश वाले ही नाम को यहाँ पे देखिए लिख दिया है पूरा का पूरा। तो ये तो एक तरह से नाइंसाफ़ी है हिंदी वालों के साथ। स्टारफिश किस समूह से संबंधित है। स्टारफिश जो होती है वो आपका किस समूह से संबंधित है, ये आपका पूछा है। ये होता है एकाइनोड मार्टा, एकाइनोड मार्टा से ये संबंधित है स्टारफिश। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है। क्षार धातु का वर्ग कौन सा होता है, समूह ग्रुप जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, क्षार धातु। और ये तो सबको पता होगा, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो पहला जो होता है ये हो गया आपका हलीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे आपका देखिए सोडियम दिया हुआ है, ये सब आपके क्या है, क्षार हैं। और वहीं बात किया जाए, देखिए कैल्शियम,
कैल्शियम कहाँ पे आता है, Ca के बाद ये पोटेशियम फिर होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका क्षार में नहीं आता, बाकी पोटेशियम आपको मिलेगा। के पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, रुबीडियम भी है, और बाकी कैल्शियम आपका पहले ग्रुप में नहीं है। तो जो पहले ग्रुप में एलिमेंट नहीं है वो क्षार धातुओं वाले वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40। ये भी आप याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और आपके डायरेक्ट फार्मूले पे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। देखिए कुछ फार्मूले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब तक हमें लग रहा है। v बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति के नियम जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। ठीक, अब इसके बाद अगला है आपका, जैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, तो जो भी आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा ये होता है एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा किस पे आपका डिपेंड करता है, हाइट पे। वही बात करें गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगा, वेग पे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ एम कितना दे रखा है आपको 14, वी कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब आप गुणा कर लो, ये हो जाएगा 7, 25 सतह कितना हो जाएगा 175, 25 अठे 200, 25 सतह 175। और आपका किस में है, ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा की यूनिट क्या हो जाएगी जूल। मीटर पर सेकंड आपका भी दिया है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे यूनिट क्या लगा है। अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर कर दिए तो हो गया आपका कल्याण। ऑप्शन 4 जो है 175 जूल आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले पे। यदि किसी लवण का पीएच मान कितना है 7, तो वह लवण है। आपको सिर्फ कंफ्यूज किया गया है, पीएच मान क्या है 7 है, वो क्या है एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है या तो अम्ल प्लस क्षार, दोनों हैं इसके अंदर, सशक्त अम्ल और कमजोर क्षार। इसका मतलब तो अम्लीय विलयन हो गया। 7 मतलब क्या है न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए जैसे सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार, स्ट्रांग बोलिए, स्ट्रांग अम्ल और स्ट्रांग क्षार दोनों होना चाहिए, यही है आपका न्यूट्रल। थोड़ा सा बस आपको कंफ्यूज किया था, उससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, कमजोर अम्ल और स्ट्रांग आपका क्षार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है। पहले ही आपको दे रखा है संयोजकता शक्ति क्या कहलाएगी, संयोजकता ही तो कहलाएगी। परमाणुकता, अणुभार और सामान्यता ये सब अलग टर्म है। संयोजकता शक्ति किससे रिलेट होगा, संयोजकता से। इजी सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए एसआई यूनिट से भी आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। जितने भी आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर हम इसमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे त्वरण का एसआई मात्रक है, जैसे सबसे पहले आपको देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो होता है। अब जैसे विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है एक दूरी एक्स विस्थापन है, विस्थापन किस में होता है मीटर में। ठीक, और एक फिक्स समय में, अगर एक फिक्स समय में आपका कोई विस्थापन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे x1 से x2 आप पहुँच जा रहे हो, तो इसी को क्या कहते हैं x2 माइनस x1, किसमें एक फिक्स समय में। इसी को क्या कहा जाता है वेग। जो वेग होती है वो आपके विस्थापन के परिवर्तन दर के बराबर होती है। तो x2 माइनस x1 जो भी यूनिट किस में आएगा मीटर में, और t का किस में होता है सेकेंड में। और वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं त्वरण। तो त्वरण या एक्सेलरेशन ये कहा जाता है त्वरण, और ये क्या हो जाएगा वेग। x आपका क्या है विस्थापन, विस्थापन किससे दिखाओगे आप x से, x का यूनिट क्या हो जाएगा आपका मीटर। अब जो त्वरण होता है ये वेग के परिवर्तन का दर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, वो किसको दिखा दो डेल्टा t। तो v का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे भी क्या है t, ये भी सेकंड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट। तो यूनिट से भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं।
ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर किसका मापन करता है? जो भी आपके ओडोमीटर लगा होता है आपके गाड़ी में, वो आपकी दूरी बताता है। स्पीडोमीटर आपका गति बताएगा। अब चलते हैं अगले पे। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस, आर्द्र है इसका मतलब अगर जैसे कोई भी गैस निकल रही, एक परख नली से कोई गैस निकल रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या है, आपका नमी है। एटमॉस्फेयर में आपका नमी है तो ये गैस भी क्या हो जाती है, नमी ले ली होती है, और हम इसको किसी सिलेंडर में फिल करेंगे इस गैस को, तो उसमें क्या होता है, नमी के टर्म आ जाएंगे, इस टाइप का ये हो जाएगा, पैक होता है। तो अब हम इसकी नमी को दूर करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, पहले तो हमें चूना का यूज करना पड़ेगा, कैल्शियम होगा। कैल्शियम क्लोराइड अगर हम यहाँ पे CaCl2 से पास करेंगे तो जो भी इसकी नमी होती है उसको ये सोख लेगा और बाकी शुष्क गैस को आगे ये इस सिलेंडर में जाने देगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, शुष्क नली में कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, अगर मेरे पास अम्ल है और उसमें हम एक लिटमस पेपर डाले हैं, लिटमस पेपर डालेंगे तो कौन सा लिटमस, ये आपका कैसा है, एसिड है। तो आपको बताना है एसिड में लिटमस डालने पे इसका रंग क्या से क्या होता है, ब्लू से रेड हो जाएगा या रेड से क्या होगा, ब्लू होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा प्रो, उसी हिसाब से वीडियो आपकी बनेगी।